वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनवी ने उसकी बात सुन जल्दी से अंकल के पैर छुए तो उन्होंने भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हमेशा खुश रहो बच्चा। वहीं गुरु अब अनवी को देख बेमन से झुका और उसने भी अंकल आंटी के पैर छुए तो अंकल ने गुरु की तारीफ करते हुए पूछा, बेटा क्या आज जिम सिम करते हो? तुम्हारे शोल्डर बहुत कमाल के हैं। गुरु ने मना करते हुए कहा, नहीं अंकल, बस घर पर ही है। तभी अंकल ने फिर उससे सवाल किया, और करते क्या हो? अनवी और गुरु दोनों इस सवाल को सुन चुप हो गए, पर गुरु ने जल्दी ही सिचुएशन संभालते हुए कहा, बिजनेस करता हूँ। अंकल ने कुछ और पूछना चाहा था कि आंटी जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे क्या आप भी सामने ही रहते हैं, आराम से पूछ ला। अभी तो बेचारी बच्ची को भूख लगी होगी, जाओ तुम नीचे जाओ। नैनी उसकी बात सुन जाने को हुई, पर बगल में एक कपल एक दूसरे की फोटो क्लिक कर रहे थे। उन्हें देख वो रुक गई। वहीं गुरु तो अब तेज स्पीड से वहां से भागना चाहता था ताकि वे अंकल फिर से उसे देख कर पकड़ ना ले, पर अनवी जब उसके साथ नहीं आई तो उसने मुड़कर उसे देखा। गुरु अनवी के पास आया और उसके पीछे खड़े हो उसने अपना फोन निकाल कैमरा ऑन कर अनवी के सामने करते हुए पूछा, क्या हम भी एक फोटो ले लें? अनवी ने उसे देखा। तब तक गुरु ने फोटो क्लिक कर ली, एक दो उसने और लेनी चाहिए। तभी वहाँ एक लड़की ने गुरु के पास आते हुए कहा, लाओ मैं क्लिक करती हूँ आप दोनों की फोटो। दोनों मान गए और उन्होंने एक साथ कुछ फोटो खिंचवाई। तो अनवी ने उस लड़की को गुरु का फोन लिया और अपनी फोटो जूम देखने लगी। वहीं मौका पाकर उस लड़की ने गुरु को आंख मारते हुए धीरे से कहा, पहली बार तुम्हारे जैसा बंदा देखा है इस अपार्टमेंट में। वहीं गुरु ने उसकी बात सुन जल्दी से अपने से थोड़ी दूर खड़ी अनवी से फोन छीन उसको पकड़ते हुए कहा, चलो अब यहाँ से, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। दोनों ने चाहे तो उन्होंने अब अपना पेट पकड़ते हुए कहा, बहुत भूख लग रही। गुरु ने उसे लोक डोर पर से ही गोद में उठा अंदर लाते हुए कहा, मैं लगा देता हूँ। अनवी ने हाँ में सिर हिला दिया तो गुरु ने उसे ऐसे ही गोद में उठा कर लाया और उसने उसे किचन काउंटर पर बिठा दिया और अब अनवी के लिए खाना परोसने लगा। तभी अनवी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे देखते हुए पूछा, पहले नाराज क्यों हो गए थे? तो इस पर गुरु ने कुछ नहीं कहा और अनवी की थाली लगाकर उसे पहला बाइट खिलाना चाह रही कि अनवी ने मना करते हुए कहा, नहीं पहले बताइए कि आप अब भी नाराज है। गुरु ने अब थाली वापस रख दी और अचानक से अनवी का चेहरा पकड़कर जोर से उसके होठों को चूम लिया। गुरु ने उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए पूछा, अब तो पूजा हो गई ना? तो अनवी ने ना समझी से धीरे में सिर हिला दिया। वहीं गुरु ने एक बार फिर आगे बढ़ उसके निचले होठों को अपने होठों में दबा लिया। वो अनवी के होठों को बहुत प्यार से चूमने लगा था तो अनवी भी अब हिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर अपने चेहरे पर टिके गुरु के हाथों को पकड़ लिया। गुरु ने एक डीप किस करने के बाद उसके सिर को चूम लिया और फिर उसके दोनों गालों को इसके साथ बारी बारी से उसकी आंखों को उसने उसके हाथ को पकड़कर अपने होठों से छू लिया और एक बार फिर उसके होठों को छुआ था कि तभी रुक गया। रघु, क्या यार, दरवाजे तो बंद कर लेता। आवाज सुन गुरु रुक गया। उसने जल्दी से किचन के डोर की तरफ देखा तो रघु वहां से जाता हुआ दिखा। वहीं अनवी, उसकी तो हालत खराब हो गई। पहले तो उसके नाक कान लाल पड़े हुए थे, अब तो वे जमीन में समा जाना चाहती थी। इधर गुरु ने गुस्से में खींचते हुए कहा, ये पता नहीं क्या कर रहा है कि यहाँ पर। तो अनवी ने अब धीरे से कहा, मैंने बुलाया था। इस पर गुरु ने चिढ़ते हुए पूछा, तुमने क्यों? तो अनवी ने अपना सिर झुका कहा, खाने पर बुलाया था रघु भैया और शिवा भैया को। गुरु ने अनवी को गुस्से में देखते हुए कहा, तुम ना कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, क्या जरूरत थी? क्यों मेरे अच्छे खासे मूड को खराब करती हो? मजा आता है तुम्हें? तो अनवी ने अब रुआ से होकर कहा, आप ही ने तो कहा था कि वे आपकी फैमिली है, तो मैंने रघु भैया को कॉल कर दिया और आपको बताना भी था कि मेरा व्रत है। तो मैंने सोचा किस तरह से आप तक भी मेरी बात पहुंच जाएगी। ये कहते हुए अब अनवी अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। गुरु ने उसे देखकर परेशान होते हुए कहा, अरे अरे, तो रो क्यों रही हो? ठीक है कोई बात नहीं, बुला लिया तो चलो दोनों मिलकर उन दो भूखों को खाना खिलाते हैं। ये कहते हुए गुरु ने अनवी को नीचे उतारा तो अनवी ने मना करते हुए धीरे से कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी अब। तो गुरु ने पूछा, क्यों? अनवी चुप रही तो गुरु ने झुकते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, बोलो ना स्वीटहार्ट। तो अनवी ने रोते हुए कहा, सब आपकी वजह से, आपने उनके सामने मुझे किस किया, वो क्या सोचेंगे? अब गुरु ने उसकी बात सुन अपना सिर पीट लिया। एक तो उसे मोहब्बत के सागर में गोते लगाने से पहले अनवी ने अपना होशियार दिमाग लगाकर बाहर निकाल फेंका और अब सारे इल्जाम भी उस पर ही लगा दिया। गुरु अनवी को देखने लगा जैसे पूछ रहा हो कि ये कहाँ का इंसाफ है। अनवी ने अपने हाथ को उठा गुरु को होठों पर लगी अपनी लिपस्टिक को साफ करते हुए कहा, मैं खाना लगा देती हूँ, आप ले जाइए। ये कहते हुए अनवी मुड़ी तो गुरु ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल को चूम कर वहां से बाहर निकल गया। अनवी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दी। इधर गुरु बाहर लोन हॉल में आया तो शिवा बैठकर टीवी देख रहा था और वहीं रघु वो विंडो के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। गुरु ने शिवा के पास बैठते हुए पूछा, क्या हुआ, मिले फिर आप? उस का मानसा है। शिवा ने खुश होते हुए कहा, मिला भी और डील पक्की भी हुई, तुझसे मिलना चाहते हैं, वो तेरा काम पसंद आया। उसे गुरु ने हल्का मुस्कुराते पूछा, अच्छा, पर गुरु इतनी आसानी से किसी के हाथ आने वालों में से नहीं। तो उसकी बात सुन गुरु शिवा ने कहा, अरे मान जा, इसके बाद चांदी ही चांदी होगी अपनी। शिवा ने गुरु को सिगरेट जलाकर देते हुए कहा, एक होगा दिया है उस सहाय ने, बदले में बस हमें उसके खिलाफ उठ रहे वोटों को दबाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुरु ने सिगरेट होठों से लगाते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर अब होशियार कहाँ से आएंगे, क्योंकि भाईजान तो अब हमारे खिलाफ है। शिवा ने धुआं छोड़ते हुए कहा, तो उसकी फिक्र मत कर, हथियार भी बेसाला सहाय देगा, हमें बस उसके लिए काम करना है। तो गुरु ने कहा, पर मैं किसी के लिए इतने अपने लिए नहीं, अपनी मर्जी से काम करता हूँ, ये उसको बता देना, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ इन नेताओं को। ये सारे दूसरे के तलवे चाट कर दूसरों की गुलामी कर मिनिस्टर बनते और फिर चाहते हैं कि अब दूसरे उनकी गुलामी करे। वे दोनों बात कर रहे थे
तब तक रघु वहां से निकल अनवी के पास किचन में आया तो अनवी ने अपना सर झुका लिया। वहीं रघु ने मुस्कुराते हुए खाने की थाली अनवी के हाथों से लेते हुए कहा, भाभी आप आराम करो, हम लोग खा लेंगे, आप लोग परेशान मत हो। अनवी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपना गुरु का फोन लेकर रूम में चले गई। रूम में आए तो उसने गुरु का फोन ओपन करने की कोशिश की पर वे पासवर्ड मांग रहा था। अनवी को अपनी आज की ली हुई फोटो देखनी थी पर अब वे फोन रख बाथरूम में चले गई। इधर बाहर रघु ने उन तीनों को खाना लगाकर गुरु और शिवा को खाने के लिए कहा तो गुरु ने अंदर रूम की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों खाओ, मेरा भी मन नहीं है। इस पर रघु ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा सब समझ रहा हूँ कि तेरा मन कहाँ है अभी। इस पर गुरु ने कहा, जब समझ गया तो जल्दी खा और निकल। उसकी बात सुन रघु ने बैठते हुए शिवा से कहा, भाई मैं तो सोच रहा हूँ खाकर यहीं सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। तो गुरु ने उसके कान खींचते हुए कहा, साले तुझे पता है तुझे यहाँ क्यों रुकना है। शिवा ने उन दोनों को देख अब हंसने लगा और उसने खाना खाते हुए कहा, तुम दोनों लड़ दो पर मैं तो खाना खाऊंगा। तभी रघु ने खुद को गुरु से छुड़ाते हुए कहा, हाँ वो तो मैं भी खाना ही खाऊंगा, इसलिए आखिर इतने प्यार से मेरी भाभी ने अपने देवर के लिए खाना बनाया। ये कहते हुए रघु ने गुरु को आंख मारी तो गुरु अपना सिर हिलाते हुए वहीं बैठ गया। रघु ने खाना खाते हुए कहा, वाह भाई, अगर डेली ऐसा खाना खाने को मिले तो हमें चिकन वगैरह अपनी सेहत बनाने के लिए खाने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुन गुरु ने रघु को आंखें दिखाते हुए कहा, क्या बोल रहा है साले, तेरी भाभी शाकाहारी है। रघु ने अब अपनी बात बदलते हुए कहा, अच्छा मैं भी ना क्या बोल जाता हूँ। शिवा भाई मैं तो कहता हूँ एक दुल्हन आप भी भगा लो, मुझे एक और भाभी मिल जाएगी पर वे नॉनवेज बनाना जानती हो। उसकी बात सुन शिवा अब खाते खाते रुक गया। वहीं गुरु ने अब अपना सिर पीट लिया। तभी रघु को एहसास हुआ कि वो फूलों फूलों में क्या कह गया। रघु ने अब अपना मुंह वाला मुंह में रखते हुए कहा, सॉरी भाई, लगता है आज एक पे भी चढ़ गया मुझे। वहीं शिवा ने अब एक बार फिर से अपना खाना खाते हुए कहा, कीर्ति तुम्हारी भाभी थी और हमेशा रहेगी। शिवा की बात सुन अब माहौल शांत हो गया और थोड़ी देर बाद शिवा और रघु खाना खाकर जाने लगे तो गुरु ने रघु से कहा, आज भाई का ध्यान रखो, तेरा मुंह कुछ ज्यादा ही खुलने लगा है। उसके बाद सुन रघु ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी भाई मेरी जुबान फिसल गई। दोनों को बाहर तक छोड़ गुरु वापस आया और उसने डोर लॉक किया। पर मैं अपने रूम में आया तो देखा अनवी चेंज कर चुकी थी और शायद उसका इंतजार करते करते सो गई थी। गुरु उसके पास आकर बैठ गया और उसने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया तो उसकी मेहंदी को देखने लगा। तभी अनवी की मेहंदी में बने जी को देखो मुस्कुराने लगा। उसने अनवी के हाथ को अपने होठों के करीब लाते हुए चुमाते हुए जाग गई। गुरु ने अपने हाथ से उसके गाल को सहलाते हुए पूछा, तुमने साड़ी क्यों बदल ली। अनवी ने अब ठीक से बैठ धीरे से कहा, वो साड़ी बहुत हैवी थी। गुरु ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तुम्हें साड़ी पसंद नहीं आई। अनवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बहुत सुंदर साड़ी है, मुझे अच्छी लगी। उसके बाद गुरु मुस्कुराया और उसने अनवी के सिर को चूमते हुए धीरे से कहा, तो पहन कर रखनी थी ना, मुझे तुम पर अच्छी लग रही थी पर कुछ समझती ही नहीं हो तुम ने। तो ये कहते हुए गुरु ने अनवी के चेहरे को चूम लिया। अनवी ने उसके ऐसा करने पर अपनी आंखें बंद कर ली और गुरु के बाजू को पकड़कर दबा लिया। गुरु ने अपने होठों को अनवी के गले पर रखते हुए पूछा, ये तुम्हारी मेहंदी में जेड क्यों लिखा है। उसकी बात सुन अनवी ने अपनी आंखें खोल बोलने की कोशिश करते हुए कहा, वो मुझे आपका नाम नहीं पता था, जो तुमने तो जो सुना था बस वही। अनवी अब इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई, उसकी सांसें भारी हो रही थी। गुरु के होठ उसके गले पर लगातार हरकत कर रहे थे। वहीं गुरु ने अब अनवी की बात सुन धीरे से कहा, तो तुमने कभी पता करने की कोशिश की। अनवी ने अब गुरु को धक्का दे उससे दूर होते हुए कहा, तो अब बता दीजिए। गुरु ने अनवी को एक नजर देखा और फिर उसे वापस अपने पास खींचते हुए कहा, विख्यात। अनवी उसे देखने लगी तो गुरु ने एक बार फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विख्यात चौधरी नाम है मेरा। अनवी ने अब गुरु से खुद को दूर करते हुए पूछा, आपने खाना खा लिया। तो गुरु उसे देखने लगा। वहीं अनवी ने अब मौका पाकर बेड से उठते हुए कहा, मैं खाना लगा देती हूँ, जल्दी आइए, मुझे भी भूख लग रही। अनवी ये कहते हुए वहां से चुपचाप निकल गई। उसने सीधे किचन में रुक मुस्कुराते हुआ, विख्यात कितना अच्छा नाम है, और ये गुरु ये भी कोई नाम हुआ भला। तभी गुरु ने अनवी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हाँ कितना अच्छा तो है गुरु। अनवी उसकी बात सुन चीख उठी तो उसके ऐसे अचानक पीछे आने से डर गई थी। गुरु ने खाने की थाली से जाकर अनवी का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ हॉल में ले आया और फिर वहीं उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना खिलाया। तो अनवी उसे देखने लगी। गुरु ने उसे देखते हुए कहा, खाना खाओ, अभी तो चिल्ला रही थी कि भूख लगी है। और अब तभी अनवी ने अपना मुंह खोल उसके हाथों से बाइट अपने मुंह में ले लिया। अब इस बार अनवी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर गुरु को खिलाना चाहा। गुरु ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ खाना खाते हुए कहा, इतना सोच कर खिलाओगे, तब तक तो भूख ही मर जाएगी। दोनों ने खाना खाया और फिर अनवी किचन में जाकर किचन साफ करने लगी। वहीं गुरु उसने भी अब चेंज कर एक लोवर डाल लिया। वो किचन में आया तो अनवी अभी भी काम कर रही थी कि अब गुरु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, छोड़ो ये सब सुबह कर लेना। अनवी ने ये सुन मना करते हुए कहा, नहीं, किचन साफ किए बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। गुरु ने उसकी बात सुन अब अपना सिर सहलाते हुए थोड़े गुस्से में कहा, ठीक है कर लो। ये कहते हुए फिर जाने लगा तो अनवी ने धीरे से कहा, बस 5 मिनट। गुरु ने उसकी बात सुन अब जल्दी से अनवी के हाथों को पकड़ लिया और फिर उसके हाथों को नल के नीचे कर धुलने के बाद उसने अनवी को गोद में उठा लिया। अनवी ने उसकी इस हरकत पर हैरान होते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, अभी मेरा काम बाकी था। तो गुरु ने उस पर नाराज होते हुए कहा, मैं सब समझता हूँ, तुम बस मुझसे दूरी बनाने के लिए बहाने बनाती रहते हो। ये कहते हुए गुरु अनवी को लेकर रूम में आया और उसने उसे बेड पर लेटाते हुए पूछा, क्या मुझ में कांटे लगे हैं जो इस तरह मुझसे दूर जाने की कोशिश करती रहती हो। अनवी ने उसकी बात सुन अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। गुरु ने उसकी बात सुन धीरे से पूछा, तो फिर इतनी देर की तुम्हें बहुत
चाहता हूँ। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत के रंग में रंगना चाहता हूँ तो कहाँ गलत हूँ मैं। अनवी ने अब उसकी बात सुन अपनी आंखें बंद कर मुंह फेर लिया। तो क्या वो गलत नहीं था? भले उसे लगता हो कि वो नहीं, पर गलत वो तो थी। कैसे वे अपने पापा को दुखी कर आगे बढ़ सकती थी? उसके लिए तो उसके पापा का मान भी जरूरी था। वे चाहती थी गुरु बस एक बार उसके पापा से कह दे कि हाँ उसने गलती की है। वे बस उनसे माफी मांग ले और उन्हें कहे कि वे सब छोड़कर अनवी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। वो उसके लिए सारे गलत काम छोड़ देगा। अनवी इसी सोच में घूम रही कि तभी गुरु ने उसका दुपट्टा उसे अलग कर फेंक दिया। उसने अनवी के बंधे बालों को खोल दिया तो उसके रेस में बाल तकिए पर बिखर गई। गुरु ने झुककर अनवी के गाल को चूमते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कभी खुद से पहल नहीं करने वाली। मोहब्बत तो तुम्हें भी है, तुम उसे नहीं तो तुम ये व्रत न करती मेरे लिए। अनवी ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, नहीं आप पति है तो आपके लिए व्रत रखना मेरा धर्म है। गुरु ने अनवी की बात सुन उससे नाराज होते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें भी मोहब्बत है, मुझसे देखा है मैंने तुम्हारी आंखों में। ये कहते हुए गुरु ने अपना सिर अनवी के सीने में छुपा लिया। वहीं गुरु के होठों को स्पर्श को महसूस कर अनवी ने अब अपनी आंखें बंद किए हुए आगे कहा, आगे मत बढ़े, मैं आपको कोई हक नहीं दूंगी जब तक आप अपने सभी बुरे काम नहीं छोड़ देते। गुरु ने अनवी की बात सुन उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए कहा, हाँ तो ये कहो ना मोहब्बत नहीं, ये बात तो मत कहो। गुरु ने अब अपना चेहरा उठा अनवी को देखा तो उसकी आंखें अब भी बंद थी। गुरु ने अपने हाथ से उसके गाल को सहलाते हुए सिर उठे। गुरु ने अब उसके हाथ को अपने गाल पर रखते हुए कहा, मुझसे इस तरह मुंह मत मोड़ो। आखिर मुझ पर इतनी बंदी से क्यों? अनवी ने उसकी बात को सुन धीरे से कहा, क्योंकि गलत है आप। क्या एक बार भी मेरे बारे में सोचा आपने कि मैं क्या चाहती हूँ? मेरी चाहत का क्या? गुरु ने अनवी के बालों को सहलाते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। अनवी ने अब आंखें खोल गुरु को देखा तो वे उसे मोहब्बत से देख मुस्कुरा दिया। अनवी ने उसे देखते हुए कहा, सो जाइए, रात काफी हो गई है। अनवी के कहे शब्दों ने उसकी मुस्कुराहट जैसे छीन लेते भी गुरु का फोन खनखनाने लगा। गुरु ने आवाज सुन अनवी को देखते हुए अपना हाथ पड़ा पास में रख के फोन को उठा लिया। वे अभी उसके ऊपर ही था और उसने ऐसे ही कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ बोल। तो दूसरी तरफ से रघु ने कहा, आना पड़ेगा तुझे, वो भी अभी। गुरु ने एक नजर अनवी पर डाली, वो भी उसे ही देख रही थी। गुरु ने अब उसके ऊपर से हटते हुए कहा, आता हूँ। कॉल खत्म कर गुरु उठा और उसने टी शर्ट निकाल कर पहन ली। तो अब उसे देख अनवी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो गुरु ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, खुश हो जाओ, आज तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अनवी ने अब उठकर बैठते हुए पूछा, ऐसे क्यों कह रहे हैं और इस टाइम कहाँ जा रहे? गुरु ने उसकी बात पर चिढ़ते हुए कहा, मत करो दिखावा, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। एक बस मैं ही पागल हूँ जो सोच रहा हूँ कि तुम बदलोगे मेरे लिए, पर नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो, आकर दरवाजा बंद कर लो। ये कहते हुए गुरु ने अपनी गन निकाली और रूम से बाहर निकल गया। उसकी बात सुन अनवी रुआंसी सी हो गई, पर फिर अब उसने अपने आंसू पोंछ उठकर उसके पीछे चली गई। गुरु ने उसकी तरफ बिना देखे ही बाहर निकलते हुए कहा, बंद कर लो, डोर बंद कर। अनवी की आंखों में भरे आंसू छलक आए। शायद उसका कोशिश करना ही बेकार है। उसके पापा ठीक कहते हैं, गुरु के लिए बस उसका काम ही सब कुछ है। उसे अनवी से कोई वास्ता नहीं। वहीं गुरु अपार्टमेंट से बाहर निकल गया तो रघु और शिवा कार में बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। गुरु ने कार में बैठते ही कहा, भाई इस टाइम क्यों? आप तो जानते हैं कि उसे रात में अकेले डर लगता है। तो शिवा ने कहा, मिनिस्टर को भी मिलना था, तेरे से साथ ही भी अपने बेटे से भी तुझसे मिलवाना चाहता है। बस मिल ले, वापस आ जाना तू। तब तक अनवी को फोन पर बात कर ले, वह नहीं डरेगी। गुरु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रहने दो, चलो कहाँ मिलने बुलाया है। ये सुन शिवा खामोश होगा। शिवा ने अपनी खामोशी को छोड़ धीरे से कहा, लोने वाला जाना है इसलिए कह रहा हूँ, फोन कर ले। अनवी को भले ही बात मत करना, पर तुझे पता तो चलता रहेगा कि वे ठीक है। गुरु को ये सुनते ही जैसे पारा चढ़ चुका था और अब उसने पीछे मुड़कर शिवा को घूरा तो बस अपनी बत्ती से दिखाकर शांत होगा। लोना वाला जाना मतलब कम से कम 5 घंटे उसे लौटने में लगने वाले थे। गुरु ने यह सोचे वो अपनी आंखें बंद किए हुए कार के पीछे की तरफ की सीट से सर टिका लिया। उसे अनवी से कि अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा था कि उसने आज किस तरह से अनवी से बात की। कुछ सोचकर उसने अपनी आंखें खोली और फिर फोन निकालकर अनवी को कॉल लगा दिया। इधर अनवी बेड पर शांति से बैठी हुई जाने के ख्यालों में गुम थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। आवाज सुन उसने अपना फोन उठाया तो गुरु का कॉल था। उसने कॉल पिक नहीं किया, पर फिर से उसे गुरु का कॉल आने लगा तो उसने बेमन से कॉल पिक कर लिया। उधर से गुरु ने शांत होकर अनवी से पूछा, इतनी जल्दी सो गई थी क्या? अनवी ने उसकी बात सुनकर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो गुरु ने रघु और शिवा को एक नजर देखा। दोनों उसे ही देख रहे थे, खासकर रघु तो एक किलर स्माइल अपने चेहरे पर लिए बार बार गुरु की तरफ ही देख रहा था। गुरु ने अब उसे गाली देते हुए कहा, साले सामने देख कर चला। रघु उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ा गया। वहीं अनवी ने उसके मुंह से गाली सुन अपना मुंह सिकोड़ लिया। तभी गुरु ने वापस से फोन अपने कान पर लगाते हुए कहा, हाँ तो बीवी साहिबा जरा बात तो सुन लो, उसके बाद नाराजगी जता लेना, सुन नहीं होना। अनवी ने उसकी आवाज सुन धीरे से कहा, बोले। गुरु उसके जवाब को सुनकर खुश हो गया। उसने धीरे से कहा, आने में देरी हो जाएगी, सो जाओ बस, फोन मत करना, चाहो तो बात कर लो, अगर नींद नहीं आ रही हो तो। अनवी ने उसकी बात सुन रुआसी होते हुए कहा, जब पता है कि रात में मुझे अकेले डर लगता है तो आप तो गए ही क्यों? गुरु ने उसकी आवाज सुनकर उसे शांत करते हुए कहा, जल्दी आ जाऊंगा। तो अनवी ने जिद करते हुए कहा, नहीं मुझे पता है आप अब फिर मेरे पास वापस नहीं आएंगे क्योंकि मैं आपको कोई खुशी नहीं दे पा रही हूँ। कहते हुए अनवी ने अब से इसकी भरी तो गुरु ने अपना सिर
सहलाया और फिर धीरे से कहा, तुम क्या फालतू बातें कर रही हो? पहले तो रोना बंद करो और लेट जाओ। अनवी ने फिर से मना करते हुए कहा, नहीं आप प्लीज वापस आ जाइए, क्या आपके काम के आगे मेरी कोई अहमियत नहीं है? गुरु ने अनवी को समझाते हुए कहा, वादा करता हूँ सुबह तुम्हारी आंख खुलने से पहले तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा, अब चुपचाप से लेट जाओ आओ और अपनी आंखें बंद कर लो। अनवी ने छोटे बच्चे की तरह उससे पूछा, पक्का आएंगे ना? तो गुरु ने कहा, हाँ चलो सो जाओ, फोन मत काटना। गुरु की बात सुन अनवी ने ब्लैंकेट डाल दिया और बेड पर लेट फोन अपने कान के पास रख लिया। अनवी ने अब कोई बात नहीं की तो गुरु ने भी कुछ ना कहा, पर अब सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ गुरु से कहा, ऐसे कैसे चलेगा गुरु, ये तो बहुत डरती है और तू इसे अपनी आदत मत डाल, वरना कैसे रहेगी तेरे बगैर? हमें तो हमारे धंधे में कई रातें बाहर काटनी पड़ती है। गुरु ने उसकी बात सुनकर फोन दूर करते हुए कहा, भाई वे हम जैसी नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। तो शिवा ने कहा, तो हाँ तो बना फिर जरूरी है। गुरु ने अब शिवा की बात सुन थोड़े गुस्से में कहा, नहीं जैसी है मुझे पसंद है। दोनों को गंभीर होते देख रघु ने बीच में टोकते हुए कहा, भाई वे मिनिस्टर का लड़का हमसे क्यों मिलना चाहता है? तो शिवा ने उसे डांटते हुए कहा, चुप कर, मुझे अपनी बातों में लेगा तू। अब सीमा ने गुरु की तरफ देखते हुए कहा, इसी वजह से तुझे मना किया था अनवी को अपने साथ रखने से, क्योंकि मैं जानता था कि वो तेरी कमजोरी बन जाएगी और फिर तकलीफ उसी को होगी। हमारी वजह से वो बच्ची है, मांग में सिंदूर भर देने से एकदम से समझदार नहीं हो जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आता मास्टर का कि कैसे हुए उस फूल सी बच्ची को उस ध्रुव के हाथों सौंपने को तैयार होगा। जिस दिन पैसों की कमी पड़ती वो अनवी को भी बेच खाता। गुरु ने सुन चिल्लाते हुए कहा, पर सौंपा तो नहीं ना, अब वो मेरी है भाई और मैं उसका बहुत ख्याल रख सकता हूँ। तो शिवा ने भी उस पर चिल्लाते हुए कहा, नहीं रख सकता तू, या तो ये सब छोड़ दे या अनवी को छोड़ दे। गुरु अब गुस्से में शिवा को देखने लगा तो शिवा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अपनी जिंदगी उजड़ते देख चुका हूँ गुरु, अनवी बिल्कुल कीर्ति जैसी नाजुक है, उसे इस माहौल से दूर रख। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तू उसे हमेशा के लिए छोड़ दे, पर जब तक परिस्थितियां नहीं बदलती उसे मास्टर के पास ही रहने दे। गुरु ने कुछ नहीं कहा और बेचैन होकर फिर से फोन अपने कान पर रख लिया। उस तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी, शायद अनवी सो चुकी थी। 1.5 घंटे में वे तीनों लोनावाला रमाकांत सहाय के फार्म हाउस पर पहुंच गए थे। इस समय वहां देखकर पता चल रहा था कि पार्टी जोरों से चल रही थी। गुरु ने अपना फोन म्यूट कर अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़कर गया तो रमाकांत ने उसे दूर से ही देखकर पहचान लिया। लंबी चौड़ी कदकाठी कानों में प्लेटिनम के कुंडल पहने हुए गुरु की दबंग पर्सनालिटी उसे अपनी भीड़ में अलग ही दिखा रही थी। रमाकांत अपनी बाहें फैलाकर गुरु के पास आया और उसे गले लगाते हुए कहा, आओ बखूरदार, बहुत इंतजार करवाया तुमने। तो गुरु ने रमाकांत को अपने एक हाथ से दूर कर हल्के से हम मुस्कुराते होगा, इतना भी नहीं मिनिस्टर साहब, देखिए अब गुरु आपके सामने है। गुरु की रोबदार आवाज सुन रमाकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मजा आ गया, आई लाइक योर एटीट्यूड मैन, आओ रोकी से मिलवाता हूँ। तभी शिवा और रघु भी वहां गए तो रमाकांत उनसे भी मिला और फिर वो लोग भीड़ को चीरते हुए फार्म हाउस के अंदर पहुंचे तो एक लड़का वहाँ हॉल में सेंटर टेबल के सामने छुआ हुआ था। उसने एक झटके में अपनी रख लिया और फिर अपने नाखून पकड़कर हल्के से दबाने लगा। उसे देख रमाकांत ने कहा, रो की माए, वह ये देखो इससे मिलो, ये गुरु है जो कि अब तुम्हारे साथ काम करने वाला है। रोकी ने एक बार अपनी आंखें बंद कर खोली और फिर गुरु को देखते हुए कहा, 7 नहीं 1.5 मेरे अंडर काम करेगा। गुरु ने उसकी बात सुन अपनी मुट्ठी गुस्से में भींच ली, पर वे कुछ कह पाता उससे पहले शिवा ने रोकी से कहा, पर हम साथ में काम करते हैं, किसी के अंडर नहीं, तुम जैसे के अंडर तो बिल्कुल नहीं। मिनिस्टर साहब चलते हैं। तो रमाकांत ने शिवा को रोकते हुए कहा, अरे वे तो अभी नशे में है, मैं उसे समझा दूंगा, आओ तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। उसकी बात सुन अब रघु ने गुस्से में कहा, अभी नशे में है, पर इसे डोल देखकर तो लग रहा है कि ये नशे में ही रहता है। तभी गुरु ने आगे बढ़कर अपने दांत भींचते होगा, काम करना है ना मेरे साथ। रो की बाबा तो याद रखना, मैं एक बार में एक ही काम करता हूँ, इसलिए याद है कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। वही रमाकांत है। गुरु को देख कुछ कहना हुआ तो गुरु ने उंगली दिखाते हुए कहा, इसको समझा, अगर मेरे साथ काम करना है तो आवाज नीचे रखे। इतना कहकर वो दोनों अब वहां से बाहर निकले तो रघु ने बार काउंटर को देखते हुए, चलो ना भाई, गला सूख रहा है। शिवा और गुरु उसकी बात सुनो मुस्कुरा दिए। तीनों वहां बैठे तो गुरु ने कहा, भाई इस रमाकांत पर नजर रखनी पड़ेगी। तो शिवा ने पार्टी में इधर उधर देखते हुए, अपने धंधे में विश्वास जैसे शब्द की तो वैसे भी कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए नजर तो रखनी ही पड़ेगी, खासकर उस रोगी पर। तीनों बैठकर ड्रिंक करने लगे थे। वहीं पार्टी अब जोरों शोरों से चल रही थी। कान पर ठिमकती हुई लड़कियों के साथ कई रेपुटेड मिनिस्टर यहाँ नशे में डूबे उनके साथ नाच कर रहे थे। तभी गुरु का ध्यान भीड़ में रकामात के साथ हंस रहे एक शख्स पर जा ठहरा। गुरु उसे देखकर एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसे इस तरह से देख शिवा ने पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी चढ़ गई तुझे? तो गुरु ने शिवा से कहा, भाई ये मलिक है, ये जिंदा है। गुरु की बात सुन शिवा और रघु भी उस तरफ देखने लगे तो गुरु ने आगे बढ़कर गुस्से में कहा, भाई ये जिंदा है, ये मरा नहीं। तो शिवा ने जल्दी से गुरु को पकड़ते हुए कहा, गुरु तू उसके सामने मत जा। तो गुरु ने गुस्से में चिल्लाते हुए, क्यों ना जाऊँ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रघु ने भी अब गुरु को पकड़ लिया और फिर दोनों गुरु को घसीटते हुए अपने साथ बाहर लेकर आए। शिवा ने गुरु को थप्पड़ मारते हुए कहा, गुरु होश में आ। तो गुरु ने कहा, नहीं भाई ये मलिक ही
ये तो विख्यात के गुरु बनने की वजह है, इसने सब कुछ छीन लिया मुझसे। तो सीमा ने गुरु को झकझोर कर कहा, गुरु वो अब कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं रहा, देखा नहीं तूने कि वो कैसे नेताओं के बीच उठ बैठ रहा था। हमें उसके बारे में कुछ पता करना होगा गुरु, तुझे पता करना होगा गुरु। खुद पर लगे इल्जामों को मिटाने का मौका मिला है तुझे, दिमाग से काम ले। रुको, तू यहाँ रुक कर इस मलिक का पूरा सच पता कर। मैं और तुम गुरु मुंबई वापस लौट रहे, समझ गया ना तू। ये कहते हुए शिवा ने कार का डोर ओपन किया तो गुरु से भी ड्राइंग सीट पर जाकर बैठ गया। शिवा की बात सच थी, बिना सोचे समझे कोई काम करना एक बार फिर गुरु को मुसीबत में डाल सकता था। ये मलिक वही था जिसके मर्डर का इल्जाम गुरु पर लगाया गया था और जिसकी वजह से गुरु यानी विख्यात को अपना गांव, अपना शहर चंडीगढ़ छोड़ना पड़ा था। स्टेट लेवल पर गोल्ड जीत जब गुरु ने अपने गांव का नाम रोशन किया तो इस खुशी में गुरु के पापा यानी भूपेंद्र चौधरी ने पूरे गांव के लिए दावत दी थी। एक जमींदार होने के नाते पैसों की उन पर कोई कमी नहीं थी, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि गुरु उन्हें पैसे कमा कर दे, बल्कि वे तो चाहते हैं कि गुरु उन्हें उनके देश के लिए कुछ करे। गुरु ने किया भी ऐसा, अपने पापा के सपने को पूरा करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। पर कहते हैं ना, खुशियां जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी एक बुरी नजर लगने से छीन भी जाती है। भूपेंद्र जी से भाईजान ने किस बात की रंजिश निकाली ये तो गुरु को भी नहीं पता था। ना ही भूपेंद्र जी ने उसे इन सब के बीच पड़ने दिया। उस रात गुरु अपनी जीत के लिए खुश था और अपने दोस्तों को साथ पार्टी कर जब देर रात घर आया तो उसका घर आग की लपटों के बीच था। इस सब ने गुरु को तो जैसे एक बड़ा झटका दिया। अपनी बहन की चीख सुन वो अंदर जाने को हुआ तो उसके दाऊ ने अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और गुरु के सामने ही उसके पापा, उसकी माँ, उसकी छोटी बहन उन आग की लपटों में समा गई। दूसरे दिन जब गुरु को पुलिस वालों की तरफ से हुई लापरवाही और सच्चाई का पता चला तो वे आवेश में आकर वे अकेला ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जहाँ उसका सामना इंस्पेक्टर मलिक से हुआ। गुरु ने जब जानना चाहा कि उसके पापा और उनकी कंप्लेंट पर भाईजान के खिलाफ कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया गया तो गुरु की आवाज दबाने के लिए मलिक ने गुरु को ही मारने की सोचा, पर गुरु उस पर भारी पड़ गया और बिना सोचे समझे गुरु ने उसकी ही गन निकालकर सारी गोलियां उसके सीने पर चला दी। गुरु का मर्डर पर केस लगा तो ताऊ ने वहां से भगा दिया क्योंकि सारे सबूत गुरु के खिलाफ थे। कहाँ जा रहे शिवा की आवाज सुन गुरु जैसे अपने तीर से वर्तमान में आ गया। उसने सामने देखा तो वो लोग मुंबई पहुंच चुके थे, पर गुरु को तो होश ही नहीं था कि कब वो लोग 2 घंटे का सफर तय कर मुंबई वापस लौट गए थे। शिवा ने उसे देखते हुए कहा, ज्यादा मत सोच, मलिक जरूर मरेगा, पर पहले तुझे उसके सच सबके सामने लाना होगा। चल अब कार अपने अपार्टमेंट की तरफ मोड़। गुरु ने कार घुमाई। सुबह के 4 बजने को थे। गुरु अपार्टमेंट पहुंचा तो शिवा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दिमाग से काम लेना होगा गुरु, अनवी भी अब तेरी जिम्मेदारी है और उसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। गुरु ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। गुरु ने पार्किंग में जाकर अपनी कार से घर की स्पेयर चाबी ली और फिर उसने फ्लैट ओपन कर अंदर आया। वो तो रूम में अनवी अपने कान के पास फोन रखे हुए सो रही थी। उसे देख गुरु की आंखों में नमी बनाई। वो अब अपना सिगरेट का पैकेट लेकर बालकनी में चला गया। उसे आज तक पता नहीं चला था कि वो भाईजान ने उसके पूरे परिवार को खत्म किया और आज मलिक को देख तो वो हैरान था कि जिस आदमी को उसने मारा था वे उसके सामने खड़ा था। वहीं वे तीसरा आदमी कौन था जिसने भाईजान के साथ मिलकर गुरु के घर में आग लगाई थी। इन सभी बातों का जवाब गुरु को जानना था। यही वजह थी कि वे अनवी के कहने पर भी इस सब से बाहर नहीं निकल पा रहा था। कैसे वे अपनी फैमिली के साथ हुई ना इंसाफी को भूल सकता था। उसे भाईजान किसी भी हाल में चाहिए था। यही सब सोचते हुए गुरु ने सिगरेट का पूरा पैकेट उड़ा दिया था। अंधेरा चटने लगा था। इसका मतलब था कि उसे 2 घंटे हो गए थे बालकनी में आए हुए। शरीर में आई थकावट महसूस करते हुए गुरु अनवी के करीब आया और उसने अनवी के सीने पर अपना सिर रख दिया। वहीं अपने सीने पर दबाव महसूस कर अनवी की आंख खुली तो गुरु उसके सीने से लगा हुआ था। अनवी ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए पूछा, आप आ गए? तो गुरु ने अनवी की कमर को पकड़कर अपनी धीमी आवाज में कहा, बेबी मुझे सोना है। उसकी बात सुन अनवी के हाथ रुक गए। उसने अपने सीने पर कुछ लुढ़कते हुए महसूस किया तो वह थोड़ा डर गई। उसने गुरु से पूछा, क्या आप रो? तो गुरु ने एक बार फिर उसकी कमर को पकड़ उसके सीने पे अपना चेहरा छुपाते हुए कहा ना मुझे सोना है। अनवी ने अब कुछ नहीं कहा। शायद अभी उसका चुप रहना ही ठीक था। उसने आज खुद अपने हाथों से उसकी पीठ पर रखा, उसे अपने सीने से लगा लाया। गुरु ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। अनवी ने उसके बालों को प्यार से सहलाया तो गुरु ने अपने होठों को उसके सीने पर रख दिया। अनवी ने सबसे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अनवी को एहसास हुआ कि गुरु सो चुका था। अनवी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया कि तभी अचानक से उसके बगल में पड़ा उसका फोन बजने लगा। अनवी ने जल्दी से फोन उठाकर फोन साइलेंट किया और एक नजर गुरु को देखा तो जो अब भी आधा उसके ऊपर उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो रहा था। अनवी ने अब कॉल पिक करते हुए धीरे से कहा, हेलो। तो उधर से प्रीति ने कहा, चलेगी ना आज कॉलेज हमारी मार्कशीट लेने? कल तो मैं यमराज को देखकर ही डर गई थी, नहीं तो कुछ तुझे बता भी नहीं पाई थी। उसकी बात सुन अनवी ने एक नजर गुरु पर डालते हुए कहा, तो भी कुछ भी बोलती है और रहने दे, मैं शायद आज नहीं जा पाऊंगी। तो प्रीति ने कहा, चल ना, इसी बहाने हम तीनों फ्रेंड्स मिल भी लेंगे। दीप्ति भी चल रही है और फिर तो दीप्ति शादी कर इलाहाबाद उड़ जाएगी। अनवी की आवाज सुन गुरु हिलने डुलने लगा तो अनवी ने प्रीति से कहा, एक काम कर तू जा, मैं नहीं जा पाऊंगी। फोन
रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। तो प्रीति ने जिद करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तो मैं तेरी बसंती लेकर आ रही हूँ, उसी पर बैठ हम तीनों आज कॉलेज के चक्कर लगाएंगे। अनवी ने कुछ नहीं कहा तो प्रीति ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, आ रही हूँ मैं। पर अनवी ने कॉल कट कर दिया। उसने गुरु को देखा, जिसका चेहरा अब वे देख पा रही थी। अनवी ने उसे देख खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ ही, ये रोए क्यों, क्या है बुआ जी इस तरह से। अनवी चुप हो गई। उसे समझ आ गया था कि कुछ तो बात थी। गुरु अभी भी अनवी के ऊपर ही था, पर अब अनवी उसका वजन और नहीं झेल सकती थी। छोटी सी अनवी को गुरु ने अपने में ही समेट लिया था, मगर अब अनवी को उठना था। सुबह हो चुकी थी और शायद आज वो काफी लेट हो गई थी। अनवी ने गुरु को खुद से दूर करना चाहा था कि उसका फोन एक बार फिर बजने लगा। अनवी ने कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ मम्मी। तो उधर से प्रतिभा जी ने पूछा, सब अच्छे से हो गया था ना बेटा। तो उससे पहले कल की पूजा के बारे में पूछ रही थी। अनवी ने गुरु को देखते हुए पूछा, हाँ मम्मी सब ठीक से हो गया था। प्रतिभा जी ने उससे कुछ देर बात करने के बाद फोन कट किया। तो अनवी ने गुरु को देखते हुए कहा, क्या करूँ, ये हाथी तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अनवी ने अपनी पूरी ताकत लगा गुरु को अपने साइड में लेटा दिया। वो इस समय गहरी नींद में सोया हुआ था। अनवी ने उसके बालों को सहलाया और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर कर उठकर घर की सफाई करने लगी। सब काम खत्म कर अनवी नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो गुरु वह अभी तक सोया हुआ था। अनवी जल्दी से रेडी होकर पूजा करने हॉल में बने मंदिर में आ गई। पूजा कर वो किचन में आकर सुबह के नाश्ते के लिए तैयारी करने लगी। तभी उसका ध्यान किचन में खत्म हो चुकी सब्जियों पर गया। अनवी अपने काम में बिजी हो चुकी थी। तभी गुरु ने आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनवी ने उसके ऐसा करने पर धीरे से कहा, आप नहा लीजिए, नाश्ता रेडी है। गुरु ने उसकी बात सुनकर धीरे से कहा, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो, तुम्हें मेरे मूड को देखकर समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं सिर्फ तुम्हें खाने के मूड में हूँ, समझती ही नहीं हो तुम्हारा हस्बैंड क्या चाहते हैं। गुरु ने अब उससे अलग होते हुए कहा, पर सब समझ रहा हूँ मैं अच्छा है, तुम मुझे दूर करने के बहाने ढूंढो और मैं तुम्हारे पास आने के, और हम जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता तब तक इसी तरह से पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। ये कहते हुए गुरु अब वहां से निकलकर रूम में वापस चला गया। उसे देख अनवी को ये नॉर्मल ही लग रहा था, पर फिर भी मन में सवाल थे कि वे रोया क्यों था। गुरु नहाकर तैयार होकर हॉल में आया तो अनवी ने उसके लिए नाश्ता लगा दिया। गुरु नाश्ता कर लोगों के आने पर उसके साथ चला गया। अनवी समझ चुकी थी कि वह फिर उससे रूठ गया। वहीं उन दोनों के जाते प्रिय भी वहां अनवी को लेने पहुंच गई। अनवी ने उसकी बात सुन उसे मना करते हुए कहा, नहीं कैसे जा पाऊंगी, मैंने तो उनसे पूछा भी नहीं। ये सुन प्रीति ने अपने सिर पर मारते हुए कहा, हे माँ क्या करूँ मैं इस लड़की का, तू ना फोन कर ले अपने एजी ओजी को और बोल उनको कि तू मेरे साथ जा रही है। बस ये कहते हुए प्रीति सोफे पर उसके सामने बैठ गई। वहीं अनवी ने प्रीति को अपने मन की बात बताते हुए कहा, नहीं मैं नहीं करूंगी उनका फोन, वो मुझसे गुस्सा होकर गए हैं। तो प्रीति ने पूछा, अच्छा और ऐसा क्यों। अनवी ने उससे असल बात बताई तो प्रीति ने हैरानी से पूछा, सच में क्या उन्होंने तुझे अभी तक नहीं छुआ। तो अनवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मेरा मतलब छुआ है, पर उस तरह से नहीं, हमारे बीच अभी पति पत्नी वाला रिश्ता आगे नहीं बढ़ा है। प्रीति ने उसकी बात को समझते हुए कहा, तुम दोनों की शादी को 4 महीने हो चुके हैं यार, और उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया, मुझे तो हैरानी हो रही है। अनवी ने अपना सिर झुका लिया तो प्रीति ने उठकर उसके पास बैठते हुए कहा, सच कहूँ तो तू पागल है, तू इस तरह उन्हें सही रास्ते पर नहीं लाएगी, ऐसे तो वे तुझसे दूर हो जाएंगे। आखिर है तो आदमी ही ना, तेरे दूर रहने से कहीं उनका तेरे से मन ही ना हट जाए। मैं जानती हूँ कि तेरी बात सही है, खासकर उनके काम को लेकर, पर इस तरह से उन्हें तड़पाना ये ठीक नहीं। क्या सही बंदा मिला है तुझे, वे बहुत प्यार करते हैं तुझसे, ऐसे में अपने प्यार के पास होकर भी प्यार ना कर पाना बहुत मुश्किल होता होगा उनके लिए, और तू भी तो प्यार करती है ना उनसे, तो फिर क्यों दूर रह रहे हो तुम दोनों कि दूर रहने से क्या अंकल जी मान जाएगी। अनवी ने प्रीति की बात सुन अब उसकी तरफ देखा तो प्रीति ने कहा, मेरी मान तो अब अगर वे आगे बढ़े तो तू उन्हें मत रोकना, क्या पता तुम दोनों के बीच बढ़ते हुए प्यार की खातिर वे आदत में बदल जाए। प्रीति की बात सुन अनवी ने कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वे सब छोड़ दे, सारे गलत काम छोड़ दे, इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। बहुत दर्द छुपा है उनके दिल में और मैं ये महसूस कर सकती हूँ। मैं उनके दिल के सारे दर्द मिटाकर अपने प्यार को उनके दिल में बसाना चाहती हूँ। प्रीति ने अनवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ जैसा तूने मुझे बताया, मुझे भी लगता है कि जीजू के पास्ट में कुछ तो बुरा हुआ है। दोनों ने इसी तरह कुछ देर बाद है कि उसके बाद प्रीति ने अनवी से कहा, चल तू जीजू को फोन कर और मैं उनसे कह दे कि तुम मेरे साथ जा रही है। नहीं मैं कैसे। अनवी ने इतना ही कहा था कि प्रीति ने गुस्से में कहा, अगर नहीं बोली तो सोच लियो ये मेरे 250 ग्राम का पन सीधे तेरे मुंह पर लैंड होगा। अनवी ने अब थक हार कर प्रीति की बात मानते हुए गुरु को कॉल कर दिया। इधर गुरु शिवा और रघु के साथ रघु से मिलने जा रहा था। कार रेड लाइट पर आकर रुकी तो गुरु का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर आते नाम को देखो मुस्कुरा। उसने कॉल पिक करते हुए पूछा, क्या बात है, बड़ी जल्दी याद आ गई आज तो मेरी। तो अनवी ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं वो। इतना कहते हुए शांत हो गई। तो गुरु ने पूछा, बस नहीं वही कहना था। तो अनवी ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ कहना था आपसे। गुरु ने उसकी बात सुन खुश होते हुए कहा, अच्छा तो फिर कहो, हम तो बैठे ही तुम्हें सुनने के लिए हैं। गुरु की आवाज से अनवी समझ चुकी थी कि अभी उसका मूड काफी अच्छा है, तो उसने भी अब हिम्मत कर उससे पूछा, वो मुझे कहना था
नहीं, मुझे पूछना था कि क्या मैं अपने दोस्त प्रीति के साथ बाहर जा सकती हूँ? ये कहते हुए अन्वी ने अब जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। इधर गुरु उसकी बात सुन ही रहा था कि तभी ग्रीन सिग्नल हुआ और गाड़ियों का शोर बढ़ गया। गुरु को अब अन्वी से की कोई बात सुनाई नहीं दी। शोर को बढ़ते देख गुरु ने बगल से देखा तो उसके बगल वाला आदमी अपने कान का हॉर्न जोर जोर से बजाया जा रहा था। ये देख गुरु को गुस्सा आ गया। उसके तेज आवाज करने से गुरु को अन्वी की कोई बात सुनाई नहीं दी थी, इसलिए गुरु गुस्से में कार से उतरा और उसने अपना फोन म्यूट कर साइड वाली कार में बैठे उस आदमी को अपनी कार में बाहर निकाल 2-3 थप्पड़ जड़ते हुए कहा, दिख नहीं रहा अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, फिर साले तू क्यों बीच में पी कर रहा है? मुझसे ज्यादा जल्दी है ना तुझे? रुक जा, आज तुझे मैं सीधा बाहर एयर भेजता हूँ। आदमी हैरानी से गुरु को देख सोचने लगा कि उसने ऐसा भी क्या कर दिया। इधर अन्वी से बात करने कि गुरु को बेताबी को देख रघु सिवा हंसने लगे। रघु ने अब गुरु को आवाज देते हुए कहा, छोड़ ना गुरु, उसको आ जा, बैठ जा, हम निकलते हैं। गुरु ने अब उस आदमी को जाते जाते 2 थप्पड़ और मारे कि तभी उसकी नजर दूर स्कूटर पर बैठा सेलें चिपक गई, जो कि उसे ही देख रहे थे। जाम लगने की वजह से वो भी उधर ही फंसे हुए थे। गुरु ने उन्हें देख अपना सिर पीट लिया और फिर जल्दी से उस आदमी का हुलिया ठीक करते हुए कहा, जाओ आगे, ध्यान से रहे कि आवाज तो उस आदमी ने जल्दी से कहा, अब कभी नहीं बजाऊंगा फोन। गुरु कार में बैठ गया। उसने फोन अपने कान पर रखते हुए कहा, हाँ बोलो मेरी बीवी। तो अन्वी ने उससे पूछा, क्या मैं अपनी दोस्त प्रीति के साथ बाहर जा सकती हूँ? गुरु ने यह सुन झट से कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, बस मुझे बताकर जाया करो। अच्छा सुनो, पैसे लेते जाना, कबर्ड में छोटे डोर में है, तुम अपने दोस्त के साथ घुमाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहते हुए गुरु ने फोन कट कर दिया। वहीं घर पर अन्वी प्रीति के साथ जाने को तैयार हो गई, पर अब तक कुछ देर बाद डिसाइड हुआ कि वे लोग दीप्ति की कार से जाएंगे। दोनों ने प्रीति और अन्वी दीप्ति की कार आने पर उसके पास साथ ही बैठे कि तभी दीप्ति ने कहा, पहले हम ज्वेलरी शॉप पर चल रहे हैं क्योंकि फिर भाई को पुलिस स्टेशन जाना है। उसकी बात सुनकर अब अन्वी का ध्यान कार ड्राइव कर रहे आदमी पर गया तो वह डर गई। ये अभिनय होता वह गलती से एक बार फिर उसकी कार में बैठ गई थी। अन्वी ने प्रीति का हाथ पकड़ धीरे से कहा, प्रीति मुझे नहीं बैठना इनकी कार में। वहीं प्रीति ने उसकी बात सुन उससे पूछा कि तो अन्वी चुप हो गई। वो क्या बोली कि अगर कहीं गलती से गुरु को पता चल गया कि प्रीति का बोल अभिनव के साथ कि वे प्रीति अभिनय के साथ वे भी उसकी कार में, तो पता नहीं अब इस बार गुरु उसके साथ क्या करेगा। वे कैसे अभिनव की कार से बाहर निकले? उसे बहुत डर लग रहा था। वे इसी कसम में थी कि तभी उसका ध्यान कार के अंदर लगे मिरर पर गया जहाँ से अभिनव रहकर उसे ही देख रहा था। ये देख अन्वी ने अपना सर झुका लिया। अन्वी प्रीति और दीप्ति तीनों ने मिलकर दीप्ति के लिए कुछ ज्वेलरी सिलेक्ट की। फिर वो लोग शॉप से बाहर निकल गई। अभिनव के होने की वजह से अन्वी बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। वो बस हाँ में जवाब दे रही थी, पर अब तीनों को कॉलेज छोड़कर चला गया। तीनों ने अपनी मार्कशीट ली और फिर दीप्ति की शॉपिंग के लिए वो तीनों मॉल हो गई। दिन भर शॉपिंग के बाद शाम तक तीनों दोस्त जुहू पहुंच गई। तीनों पानी पूरी खाने के बाद बीच पर घूमने लगी थी कि तभी एक बार फिर दीप्ति के मंगेतर का फोन आने लगा। आज पूरे दिन भर में मैं कई बार दीप्ति को फोन कर चुका था, पर अब फिर से उसका कॉल आते देख प्रीति ने ऊपर आसमान में देख चिल्लाते हुआ, हे भगवान इतनी नाइंसाफी क्यों? तूने मेरे दोनों दोस्तों की शादी करवा दी, मेरा नंबर कब आएगा? तो उसकी बात सुन अब अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओए होए देखो तो कैसे खुद अपने लिए सयाजी मांग रही है। इस पर दीप्ति ने कॉल कट करते हुए कहा, हाँ तो चलो यहाँ ढूंढते, इसके लिए शायद कोई इसके जैसा पागल मिल जाए। इस पर प्रीति अब दीप्ति को मारने के लिए दौड़ी और उसने उसके पीछे जाते हुए कहा, रुक जा मोटी, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। ये कहते हुए प्रीति उसके पीछे भागी तो अन्वी भी उन दोनों के पीछे भागने लगी। कितने दिनों बाद वे आज इस तरह खुलकर मुस्कुरा देती। खुशी उसके चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी और इस समय उसका दुपट्टा कहाँ जा रहा था ये भी उसे होश ना रहा। अन्वी ने उन दोनों को आवाज देते हुए कहा, रुक जाओ प्रीति, अब और नहीं भागा जाएगा मुझसे। ये कहते हुए एक बार फिर अपनी पायलों से छन करते हुए उन दोनों की तरफ भागी थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। अन्वी ने हाँफते हुए पलट कर देखा तो ये कोई और नहीं अभिनव था। अभिनव को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इन नाजुक पैरों को कितना थकाओगे? अन्वी ने कुछ नहीं कहा। तभी वे दोनों भी वापस आ गए। प्रीति ने अभिनव को देखते हुए पूछा, अरे अभिनव भाई आप कब आए? तो अभिनव ने एक नजर अन्वी की तरफ देखते हुए कहा, बस अभी सोचा तुम लोगों को पिकअप कर लूँ। ये सुनो, प्रीति ने कहा, कितना प्यारा भाई दिया है भगवान तूने हम तीनों को। प्रीति ने कहा, यह था कि अभिनव जिसने अभी अपने मुंह में पानी लिया था वे उसने एक ही बार में अपने मुंह से बोल दिया। ये देख अन्वी मुस्कुरा दी। वहीं प्रीति ने अब उससे कहा, भाई धूप तो है नहीं तो आपने शेड्स क्यों लगाए हुए हैं? तो अभिनव ने थोड़ा घमंड से इतराते हुए कहा, अब इतनी टिड पोस्ट पर हूँ तो ऐसे ही तो नहीं घूम सकता, इसलिए चलो छोड़ो आओ तुम लोग। अन्वी को देखते हुए पूछा, प्रीति चलो क्यों ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर डिनर किया जाए। प्रीति ने उसकी बात सुन जल्दी से हाँ कह दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।